2023 का जो डेटा आया है रिगार्डिंग चाइनीज इकोनॉमी, तो पता लगा है कि लगभग 90% ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो चाइना में हुआ था, यानी कि उनके शेयर मार्केट में हुआ था, विदेशी निवेशकों ने किया था, वो 90% उन्होंने वापस ले लिया है। तो मीन्स व्हाट इज रॉन्ग इन चाइना, व्हाई इट इज हैपनिंग। आईएमएफ की एक डेटा के हिसाब से, जो जीडीपी प्रेडिक्शन के लिए आईएमएफ निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से जो इंडिया का 2022 का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन था वो 6.8 था, चाइना का 3.2, लगभग आधा। हम 2024 में खड़े हैं, 2024 से 27 तक का इंडिया का प्रेडिक्शन अराउंड 6.5% है, लेकिन यहां पर 4% या इससे नीचे रहने की उम्मीद है। चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी से फर्स्ट लार्जेस्ट बनना चाहता है, यूएस को रिप्लेस करना चाहता है, वर्ल्ड की फैक्ट्री कहलाता है, कि तो गड़बड़ क्या चल रही है। इस वीडियो में मैं पूरी इस स्थिति को बताऊंगा, क्या चल रहा है, कारण क्या है, फिर उन कारणों से क्या कुछ ऐसा है कि चाइना की ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी है इसको लेकर, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और इंडिया इस विषय में क्या कर रहा है, जहां से डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जरा आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर टोटल मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात करें तो उसमें भी स्लो डाउन आया है। तो आप कहेंगे मर्जर एक्विजिशन क्या है? देखिए, चाइना को पता है कि केवल अपने यहां पर फैक्ट्रीज बनवा लेने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाने के लिए जो अभी पैसा कमाया हमारी कंपनीज ने, इनके लिए ल्यूक्रेटिव बनाओ कि ये अलग अलग देशों में जाकर उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि चाइनीज कितनी सारी जो कंपनियां हैं वो सीड इन्वेस्टर हैं कितनी सारी स्टार्टअप्स में। कुछ कनेक्ट हो रहा है, राइट? अलीबाबा इन्वेस्टिंग इन पेटीएम, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और उससे अपना पैसा मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहां पर आपका कंट्रोल डायरेक्ट उस कंपनी में रहे, ये बात सुनिश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशन से की जा सकती है। तो आप कहेंगे इसमें क्यों स्लो डाउन हो रहा है? क्योंकि भाई ये तो दूसरे देशों में है ना, तो दूसरे देशों में तो चाइनीज कंपनी खरीद ही सकती है, चाइना की इकोनॉमी त्रस्त है ना, लेकिन दूसरी जगह तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। कारण क्या है? इसमें है जियोपॉलिटिकल रीजंस। यूरोप, यूएसए, तो ये देश साथ में आ गए, इंक्लूडिंग कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका, कि दे आर नॉट अलाउइंग दैट चाइनीज इन्वेस्टमेंट जितना इजीली पहले हो पा रहा था, उनकी कंपनियों के साथ मर्ज कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, अब वो नहीं हो पा रहा है, स्पेशली इन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। तो यानी कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे कि इस तरीके से पैसा बनेगा, वो पैसा बन नहीं पा रहा है। यहां पर इस ग्राफ से तो मतलब आंखें खुल जानी चाहिए आपकी। 2023 में $15 बिलियन, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये टर्म्स नहीं होंगी कि क्या है ये एफडीआई, क्योंकि अभी तो मैंने एफपीआई वर्ड यूज किया था। देखिए, यहां पर मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस यानी कि इक्विटी मार्केट की बात की थी। तो डिफरेंस क्या होता है, हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां लिख रहा हूं, विदेश से पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट का मतलब भाई प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहा है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी स्थायी निवेश। आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर कोई विदेशी निवेशक, कोई कंपनी किसी देश की कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदती है, तो आमतौर पर उसको एफडीआई की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि ये उस देश के कंपनी लॉस पर भी निर्भर करता है कि वो किस श्रेणी, किस उनका जो लॉ है वो कितने परसेंटेज एक्वायर होने पर उस कंपनी के बोर्ड में बैठने की अनुमति देता है। आप कहेंगे मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के मात्र 10% शेयर्स खरीद लिए, 11% खरीद लीजिए, शुभ नंबर है, तो इसका मतलब है यू विल हैव अ से, मतलब यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द बोर्ड, राइट? तो मतलब आपका इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जब मैं एफपीआई की बात करता हूं, ठीक, तो इसका पर्पस होता है कि भाई हम शेयर मार्केट में, इक्विटी में, बेसिकली एग्जांपल इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी की, यानी कि हम हिस्सेदारी ले रहे हैं, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, बहुत बड़ा होता है 1-2-4%। किसी कंपनी की वैल्यूएशन ही मान लीजिए 10 लाख करोड़ है, भाई साहब उसका 1% कितना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो अगर विदेशी निवेशक शेयर मार्केट के थ्रू कुछ ऐसा स्टेक लेते हैं तो उसको हम एफपीआई कहते हैं। तो एफपीआई यानी कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारत की कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है एफपीआई के रास्ते से, तो इसमें से पैसा निकालना भी आसान होता है। इसी वजह से देखिए
90% पैसा वापस ले गए 2023 में जो आया था। लेकिन एफडीआई में पैसा वापस निकालना आसान नहीं होता। अरे भाई साहब, ऐसा थोड़ा ना होगा कि विदेशी कंपनी इंडिया में आए, इंडिया की कंपनी का किसी सेक्टर में मान लीजिए 60% स्टेक खरीद ले। इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि जैसे इस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ है, 76% एफडीआई अलाउ है। इस बात को समझते हैं ना आप? इसका मतलब ये होता है कि विदेशी कंपनी एट मैक्स 76% तक स्टेक खरीद सकती है। यहाँ पर 100% एफडीआई अलाउ का मतलब है 100% स्टेक खरीद सकती है, 100% मालिकाना हक अपने आप रख सकती है। लेकिन अगर सोचे कि चलो कल को फैक्ट्री बंद करते हैं, पैसे को, एसेट्स को बेचते हैं, कंपनी को बंद करते हैं, पैसा निकाल के वापस यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके या पाउंड में कन्वर्ट करके निकाल कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो इसी को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंडीशंस। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंडीशंस यानी कि इसमें आपको जरा परमिशन लेनी पड़ेगी उस देश की सरकार से, है कि नहीं? तो जो एफडीआई है वो स्थायी निवेश होता है। ये आता है कंपनी को स्टैब्लिश कर, मतलब कंपनी स्टैब्लिश करनी है, आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म वहां पर चलाना है। तो 2022 में $180 बिलियन था। 2023 जो ये साल अभी अभी गया $15 बिलियन। तो डेटा काफी कुछ बता देता है कि नहीं? लोअर ग्रीनफील्ड एफडीआई हुआ है। अब ग्रीनफील्ड आप कहेंगे मतलब ये ग्रीनफील्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सिंपली अगर बताऊं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? कुछ हरियाली होगी वहां पे, अगर खेतों को काट के अगर कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो ग्रीनफील्ड होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप कंपनी को, फैक्ट्री को स्क्रैच से बना रहे हो। कहने का मतलब है इफ यू आर स्टार्टिंग बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच देन दैट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी वहां पर बिजनेस है, तो आप केवल उस बिजनेस को खरीद के अब उसको कुछ एक्सपेंड करोगे तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। एक एग्जांपल से समझा दूं, जैसे मान लीजिए ये एनसीआर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। तो पहले वहां पर कुछ नहीं था, जेवर एयरपोर्ट बिल्कुल स्क्रैच से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दिल्ली, देहरादून का एग्जांपल है, देहरादून में एक जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, तो पहले से ही बना हुआ है। उड़ान स्कीम के तहत कहा कि चलो उसको मॉडर्नाइज कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो वो क्या होगा? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। ये बात हो गई। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर, ग्रीनफील्ड एफडीआई है वो भी प्लमेट हुआ है, डाउन हुआ है। और जरा डेटा देखिएगा, टूरिज्म सेक्टर 78%। अगर कुछ लोगों ने थोड़ा इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो वो सोचेंगे कि सर टूरिज्म सेक्टर एफडीआई मतलब क्या चल रहा है? टूरिज्म सेक्टर सर सर्विस सेक्टर का है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली चाइना चाह रहा है कि चाइना में दुबई जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को खड़ा कर दे। अब दुबई जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस खड़े करने हैं तो, या यूएस जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस या यूरोप जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस खड़े करने हैं, बड़े बड़े बिजनेस पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, मतलब जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, वो वाली चीज़ें। तो वहाँ की कंपनियों को यहाँ पर इन्वेस्ट कराना होगा कि नहीं होगा? तो वो कंपनी जो वहाँ इन्वेस्ट करेंगी उसको हम क्या कहेंगे? टूरिज्म सेक्टर का एफडीआई कहेंगे। बड़े बड़े राइट जो प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर 78% का गिरावट आई है। फूड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 66%, ये फूड में 66 और फाइनेंशियल सर्विस 63%। तो अक्रॉस अगर आप इस टेबल को देखोगे तो माइनस ही दिखेगा आपको हर जगह। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर, आईटी, ऑटोमोटिव, केमिकल्स, लॉजिस्टिक, फूड, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो हालात खराब हैं, राइट। क्रॉस बॉर्डर एमए का तो मैंने आपको बताया, मर्जर एक्विजिशंस जो है यूरोपियन कंपनीज, कनाडा, यूएसए, इन्होंने टाइट कर दिए कंडीशंस, तो इस वजह से मर्जर एक्विजिशन कराना आसान नहीं हो पा रहा, स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर, एयरस्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। कारण क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कंपनीज हैं, याद आ रहा है किसी को हुआवे कंपनी के साथ क्या हुआ था कनाडा में? यूएसए ने भी कनाडा के साथ यू कैन से इस पर स्टैंड लिया था कि अच्छा ये स्पाइंग कर रहे हैं। हुआवे कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं दे आर स्पाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये इल्ज़ाम लगे थे। तो उसके बाद से माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि एमए एक्टिविटी जो है डाउन हो गई है, राइट। इनबाउंड और आउटबाउंड, इसका क्या मतलब होता है? इनबाउंड का मतलब है कि विदेशी कंपनियां आपकी कंपनियों के साथ मर्जर एक्विजिशन कर रही हैं, वो भी कम हुआ है क्योंकि भाई उन्हें लग रहा है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है फिलहाल। और जो आउटबाउंड है, यानी कि चाइनीज कंपनी अगर बाहर मर्जर एंड एक्विजिशंस करती हैं यूरोप में, यूएसए में, कहीं पर भी, तो उसको हम कहते हैं आउटबाउंड। तो उसमें भी गिरावट आई है, दोनों में गिरावट आई है। अब रीजंस क्या है, एक एक करके रीजन समझते हैं। सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट। आप कहेंगे ठीक है तो जनरल सा पॉइंट है, क्या हो अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट डेटा बताऊं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एग्जाम्पल, मलेशिया वियतनाम से कंपेयर करते हैं, क्या लगता है
कि वियतनाम में लेबर कॉस्ट कितनी कम होगी या चाइना की कितनी ज़्यादा होगी वियतनाम से? क्या लगता है आपको? जरा इस डेटा को देख लीजिए। यहाँ पर ये डेटा बता रहा है कि 2011 से 2020 के बीच में अगर हम वेज ग्रोथ देखें, मतलब ओवरऑल लेबर कॉस्ट देखें, तो चाइना में 118% बढ़ गई है लेबर कॉस्ट। लेकिन 2011 से 2020 के बीच में वियतनाम में मात्र 49% बढ़ी है, मलेशिया में 18% बढ़ी है। लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। आप कहेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब, देखिए सबसे पहली बात, अब जो इकोनॉमीज़ हैं वो हाईटेक की तरफ जा रही हैं। चाइना हाईटेक की तरफ अब फोकस कर रहा है, इससे पहले वो चीप प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा था। तो वो ट्रांजिशन चाइना उतनी तेज़ी से नहीं कर पाया जितनी तेज़ी से कई अन्य छोटे देशों ने कर लिया है, राइट। यहाँ पर जरा 3.6 3.4% 2021 और 2022 में ये डेटा बताता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो है आपकी इतनी एनहेंस हुई है, जबकि 12 और 20 के बीच में ये आंकड़ा 7% का था। तो यानी कि लेबर यू कैन से जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो आपकी डिक्रीज हुई है। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पुअर होगा कि नहीं होगा? 30 सालों में समझ लीजिए पहला ऐसा मौका है जो चाइना स्लो डाउन से गुजर रहा है। जैसे कि अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि रियल एस्टेट मार्केट बर्स्ट हो गई है चाइना की, राइट। 3.2% का ग्रोथ रेट चल रहा है जीडीपी का। ये वो इकोनॉमी है जो इस बात पर मतलब दुनिया को चिढ़ाती थी कि हम डबल डिजिट ग्रोथ रेट वाले नेशन हैं, 10% प्लस जाने वाले हैं हम, राइट। आज चाइना 3.2% पे है। अब ये वो डेटा है जो मैंने आपको बताया था, अभी स्टार्टिंग में रेफर किया था कि 3.2% चाइना। इंडिया देखिए यहाँ पर 6.8%, राइट। और ये 23 से 27 तक का आगे का प्रेडिक्शन है। तो आप कहेंगे सर इस डेटा से होता क्या है? बहुत कुछ होता है। इन्वेस्टर्स डिसाइड ऑन दिस डेटा कहाँ पैसा लगाना है, और जहाँ पैसा जाएगा वहाँ जॉब बढ़ेंगी, वहाँ मार्केट बूम होगी। समझ रहे हैं? तो दैट्स व्हाई दिस डेटा, दिस अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। चाइना का जो हाउसिंग बूम था वो भी एक बड़ा कारण था जो चाइना का हम इकोनॉमिक बूम देख रहे थे, राइट। और पिछले कुछ समय में ये गिर रहा है चाइना का ये सेक्टर। क्यों गिर रहा है? एक तो राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, लेबर कॉस्ट भी है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई है, राइट। प्राइवेट डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 15 से 30% के बीच में अंदाज़ा लगाया जाता है कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इस रियल एस्टेट सेक्टर से ही था। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में डाउनफॉल आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी पर तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। ट्रेड टेंशन और सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। आप कहेंगे मतलब क्या है? आपको याद है कोविड-19 के समय दुनिया की आंखें खुल गई थी। आप कहेंगे मतलब बीमारी के लिए? नहीं, सप्लाई चेन डिपेंडेंस के लिए। मतलब यूरोपियन नेशंस, दोज हु यूज्ड टू कंसिडर अरे यार हम तो डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने पाया यार हमारे एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। और जियोपॉलिटिक्स का रूल है, इफ यू कैन मेक अदर्स डिपेंडेंट तो यू आर बिकमिंग पावर। तो चाइना को पावरफुल तो इनकी इकोनॉमी के फ्लॉड स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब इनकी आंखें खुल गई। यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसके लिए अलग से एक व्हाइट पेपर रिलीज किया। व्हाइट पेपर का मतलब होता है ड्राफ्ट पॉलिसी, और कहा कि हमें रेजिलेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना होगा। रेजिलेंट का मतलब है हमें आगे ऐसी स्थिति में एक पर डिपेंडेंट ना रहे, ये देखना होगा। तो यानी कि अदर ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको हम कहते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। और +1 में कौन है? हम हैं। तो वी हैव टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। प्लस यूएस ने खुद देखा यार हम खुद निर्भर हैं चाइना पर कितनी सारी चीज़ों के लिए, तो अब वो रिस्ट्रक्चरिंग भी देखने को मिल रही है। कोविड-19 में ये सब हुआ, राइट। तो नाउ दे आर चेंजिंग द ट्रेंड, राइट। वो आसपास के देशों को, छोटे देशों को उसको मजबूत कर रहे हैं कि हमारा लाने का खर्च भी कम, और आपके साथ हम क्या करेंगे, फेवरेबल ट्रेड कंडीशंस रखेंगे जिससे कि आपके यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, राइट। जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने देखा कि हमें एनकरेज करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। तो जैसे यूएस ने भी कहा सेमीकंडक्टर में ताइवान, तो आप समझते हैं 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान कह रहा है कि हल्के में नहीं लेना, हम ही दे रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गाड़ियों में जो चिप है ताइवान से आ रही है। अगर ताइवान के साथ वॉर हो गया और चाइना ने कर दिया तो हो सकता है जो गाड़ी वगैरह आपने बुक कराई होगी, हो सकता है उसकी वेटिंग बढ़ जाए। तो सच इज़ दी डायनेमिक्स हियर। तो अब यूएसए ने कहा कि भाई हमारी जो कंपनियां हैं उनको नुकसान ना हो, तो ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को पुश करो। इंटेल जैसी कंपनियों को कहा कि जो आप अपने डिज़ाइंस बेचते थे चाइनीज़ कंपनियों को, वो नहीं बेचोगे। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऊपर यू कैन नॉट
एक्चुअली शेयर विद चाइना। तो इससे चाइना के पास हाईटेक डिजाइन जा नहीं पा रहे, उनका चिप प्रोडक्शन डाउन होगा। यूएसए ने कहा हम चिप्स एक्ट ला रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्शन आसान कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ प्रोडक्शन करो। तो बताइए चाइना को नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी जा रही है। आप कहेंगे कैसे? एक तो यूएस और चाइना के बीच में टेंशन, फिर रशिया और यूएस के बीच में टेंशन, और इसमें चाइना स्टैंडिंग विद रशिया, रशिया पर लगे सैंक्शन और चाइना थिंकिंग कि यार मुझ पे सैंक्शन लगे तो मैं डूबूंगा, तो सबको लेकर डूबूंगा। तो ऐसे में इस सिचुएशन में अगर पता है कि यार यूएस इज हैविंग एडवर्सियल स्टैंड अगेंस्ट से चाइना रशिया, यू कैन से पिलर, तो भाई इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे कि भाई क्यों ऐसी जगह पर पैसा लगाया जहां पर यूएस आगे सैंक्शन या कुछ स्थिति ऐसी करेगा। आप कहेंगे यूएस से क्या ही कर सकता है सर, चाइना का क्या ही कर सकता है। अभी एक इकोनॉमी का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा आगे, फ्रेंड शोरिंग। आप कहेंगे फ्रेंड शोरिंग क्या है? फ्रेंड शोरिंग का मतलब है कि जानबूझकर आप अपने देश में ऐसे कानून लाओ जिससे कि आपकी कंपनियों का चाइनीज कंपनियों के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाए, और साथ में ऐसे कानून भी लाओ जिससे आप अपने जो साथी है आपका, जिसको आप अल्टरनेटिव बनाना चाहते हो चाइना का, उसके साथ ट्रेड करना, वहाँ पर बिजनेस सेटअप करना आसान हो जाए। तो मुझे बताओ ऐसे में यूएस चाइना की राइवलरी में चाइना के तरफ इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट डाउन होगा कि नहीं होगा? इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एफडीआई रेगुलेशंस, वही मैंने कहा ना कि यूरोपियन कंट्रीज एफडीआई रेगुलेशंस को ट्वीक कर रही थी। नेशनल कंसर्न्स थे कि यार चाइना जो है बीआरआई का सपना देकर कह रहा है कि ग्लोबल नेटवर्क बना रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ग्लोबल नेटवर्थ बन जाएगा, लेकिन देखा गया 90% जो कंपनियां हैं वो तो इन्हीं की हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो कहीं हमारे आगे जाके जॉब और सिक्योरिटी दोनों का कंसर्न ना हो जाए, राइट। और ये यूक्रेन वाला एंगल तो आपको भी बताया चल ही क्या रहा है। डोमेस्टिक पॉलिसीज देखिए, बीजिंग ने जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पुश करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या है बताता हूँ। लास्ट ईयर की बात है, नवंबर की, शी जिनपिंग एक मीटिंग में बोलते हैं इट्स टाइम टू चेंज चाइना। सबने कहा भाई अब क्या बदलाव ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आप कहें कि आज रात 12 बजे के बाद ये पॉलिसी होने वाली है। लेकिन शी जिनपिंग कह रहे थे ऐसा नहीं है, समझो बात को, हम कॉमन प्रोस्पेरिटी प्रोग्राम ला रहे हैं। कॉमन प्रोस्पेरिटी प्रोग्राम का मतलब, अब देखिए हम 2023 का डेटा इस मोमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं, वो चाइना को चला रहे हैं, राइट। चाइना का डेटा काफ़ी आउट नहीं आता, लेकिन ग्लोबल फ्लो से तो हमें पता लग जाता है। तो चाइना की स्थिति के बारे में शी जिनपिंग को तो पहले ही पता है। तो शी जिनपिंग कह रहे हैं कि देखो जियोपॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि इकोनॉमी पर डेंट आएगा, जो हम बाहर से पैसा कमाते हैं उस पर डेंट आ सकता है। ऐसा करते हैं, इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ाते हैं। इंटरनल सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा भाई? आपको अपने लोगों को पहले पैसे वाला तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आपके कस्टमर बन पाएंगे इतने बड़े स्तर पर, सो दैट यू कैन रिप्लेस व्हाट यू वर अर्निंग फ्रॉम आउटसाइड। तो कहा कि अब हम ये करेंगे, राइट। तो कहा कि आप जो है एक तो इंटरनल सर्कुलेशन पर फोकस करो, दूसरा एक्सपोर्ट जिन एरियाज में भी बैरियर्स नहीं है उस एरिया में पुश करो। इसके लिए जो आपको सब्सिडीज चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। प्रोडक्शन करो, नेशनल सेल्फ रिलायंस पर फोकस करो। चाइना ने भी कहा अगर दूसरे हम पर डिपेंडेंस को घटा रहे हैं तो हम क्यों उन पर डिपेंडेंट रहें। आपको पता है कितने सारे जो बिग टेक कंपनीज हैं दुनिया की, वो चाइना में काम नहीं करती, चाइना में उनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। कारण चाइना कहता है सर्च इंजन अपना, राइट, चैटिंग एप्स अपनी, जो आपके जैसे हमारे यहाँ एंड्रॉयड हम यूज़ करते हैं, गूगल का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर प्ले स्टोर्स अपने। तो चाइना कह रहा है जो समझदारी तुम्हें आ जा रही है ना, वो समझदारी हम शुरुआत से रखे हुए हैं, इस वजह से हमने गूगल पर डिपेंडेंसी नहीं करी। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क से चाइनीज़ का डेटा लेकर या चाइनीज़ को इन्फ्लुएंस करके तुम जो है भड़का सकते थे शी जिनपिंग के खिलाफ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ रजीम के खिलाफ, उनको लिबरल ऑर्डर के सपने दिखा सकते थे। हम वो स्कोप छोड़ ही नहीं रहे, हम अपने सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं। शायद आपने सुना होगा बाइडू, राइट। तो कहने का मतलब है चाइना वॉज अ क्लोज्ड सिस्टम, राइट, शुरू से। तो वो तो ओपननेस फॉर लेवरेजिंग आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था, और अब उन्होंने नेशनल यू कैन से सेल्फ रिलायंस पर और ज़्यादा फोकस कर दिया। कहा कि मैन्युफैक्चर करो उन सभी आइटम्स को जो हम बाहर से ले रहे हैं, आप चाहे आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन कॉस्ट बेयर करो, उसको सब्सिडाइज चाइनीज़ गवर्नमेंट करेगी। तो ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या शो कर रहे हैं कि चाइना इज़ प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट।
ये एग्जाम्पल है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल कि भाई आपको अपने बोर्ड में, मेजर कंपनीज को अपने बोर्ड में, जहाँ पर चाइनीज़ सरकार कहेगी कि सीसीपी को बैठाना होगा तो सीसीपी को बैठाना होगा। क्या आपने यहाँ पर सुना है कि पॉलिटिकल पार्टी कहे कि भाई आपकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में इतने लोग हमारे होंगे ही होंगे? नहीं सुना होगा, लेकिन चाइना में ऐसा होता है, राइट। एंटी स्पाइंग रेगुलेशन, इसने तो कमाल ही कर दिया। ये क्या है? इन्होंने कहा कि हम एस्पिनाज को थोड़ा नए तरीके से समझा रहे हैं। एस्पिनाज क्या? उन्होंने कहा कि चाइनीज़ सरकार, चाइनीज़ देश के खिलाफ, मतलब हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी विदेशी कंपनी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करे हुए है, काम कर रही है, पता लगा कि वो हमारे देश के खिलाफ कर रही है, तो ऐसे में आप पर लगेगा एस्पिनाज, मतलब समझ लीजिए देश विरोधी का आप पर केस चल जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा किसी के खिलाफ हुआ है क्या? हुआ है। देखिए एक थिंक टैंक है, तो इस थिंक टैंक जो रिसर्च कर रहा था चाइनीज़ इकोनॉमी पर, क्योंकि ये थिंक टैंक रिसर्च करते हैं तो उससे इन्वेस्टर्स जो हैं अपना फैसला लेते हैं, राइट, वो भी एक कारण बनता है। तो ऐसे में इनसे कहा कि यार तुम्हारा तो जो रिसर्च है वो एंटी चाइना है, चलो तुम्हें हम डिटेन कर दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इससे जो कंपनीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिसर्च एकेडमिया के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो पहले यहाँ पर इन्वेस्ट करते या पहले वहाँ उसको रिसर्च करके बताते कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पर एक डेंट आएगा। डेंट आएगा, भाई कौन इन लीगैलिटीज़ में फंसना चाहेगा? कैपिटल कंट्रोल, चाइना को एक क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम मेजरली कहा जाता था, लेकिन वो ओपन हुआ इन टर्म्स ऑफ कि भाई ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्लोज ही है। कैपिटल अकाउंट का क्लोज का मतलब है, जैसे इनको देख लीजिए, मार्क मॉबियस, यूएस इन्वेस्टर, बिलियनर, इन्होंने कहा कि भाई चाइना में पैसा लगाना आसान है एफडीआई, लेकिन जब निकालने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं। यानी कि चाइनीज़ करेंसी से अगर आपको वापस यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो वहाँ की सरकार उस कंडीशंस को टफ रखती है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे 90% पैसा निकाल लिया 2023 में। अरे भाई साहब वो एफपीआई था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शेयर बाजार में लगाते हो पैसा वो निकालना आसान है, लेकिन जो स्थायी निवेश है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो निकालना मुश्किल है, राइट। अब आप कहेंगे कुछ चाइना भी कर रहा है क्या इसको लेकर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है, तो इसमें चाइना की स्ट्रेटजी क्या है? तो यहाँ पर हम दो चीज़ें देख लेते हैं, जियोपॉलिटिकल आर्बिट्राज और जापान से एक्सपीरियंस। ये सारे पॉइंट्स जो हैं डायरेक्टली आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, आपकी समझ को इस टॉपिक में थोड़ा डीप करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल लीजिए यूएस और मैक्सिको का। यूएस ने कहा कि चाइनीज़ कंपनी अगर अपने प्रोडक्शन का कोई प्रोडक्ट, जैसे ऑटोमोबाइल फॉर एग्जांपल, अगर चाइना में लाना चाहेगी तो उस पर शुद्ध जो टैक्स लगाएंगे 27.5% लगाएंगे, राइट। और लेकिन अगर मैक्सिको की कोई कंपनी हमारे यहाँ अगर बेचना चाहेगी, मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिको में हो रही है, तो टेंशन नहीं है, उस पर तो बेयर मिनिमम कस्टम ड्यूटी रखेंगे, क्योंकि मैक्सिको को डेवलप करने में यूएस अपना साथ निभाना चाहता है। तो अब जियोपॉलिटिकल आर्बिट्राज क्या है? अगर जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें यूएसए इज टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट चाइना इकोनॉमिकली, तो यूएसए ने कहा, चाइना ने कहा कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम मैक्सिको में इन्वेस्ट कर देते हैं ना। मैक्सिको की अगर एक कंपनी में हमने मान लीजिए 40%, 45% स्टेक्स खरीद लिए, तो एफडीआई है, यानी कि उनका मैनेजमेंट, उनका प्रोडक्शन वगैरह में चाइना इन्वॉल्व होगा, राइट। क्या वो पूरी तरह कंपनी चाइनीज़ कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि 55% हिस्सेदारी तो किसकी है? मैक्सिको की कंपनी की है। लेकिन इस बहाने चाइना जो चाइना से बनाकर बेचना चाह रहा था और पैसा कमानी चाह रहा था अपनी कंपनी, इनकी जो कंपनी है, अब वो कैसे कमाएगी? मैक्सिको के रूट से कमाएगी। कहेगी देखो मैं चाइनीज़ कंपनी थोड़ा ना हूँ, मेजॉरिटी स्टेक तो है ही नहीं मेरे। तो इस तरीके से वो इसका रिस्क एवर्जन कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो वियतनाम के साथ इनकी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अभी मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी विद रिगार्ड टू चाइना वियतनाम रिलेशनशिप, जो अभी रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई थी। तो सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव मीटिंग थी इनकी। तो चाइना के वियतनाम के साथ इतना गले क्यों मिल रहा है, जबकि वियतनाम चाइना का एडवर्सरी है इन साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी में तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। उसका कारण क्या है? चाइना कह रहा है वियतनाम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात है ना, मैं इस पर आंखों पर पट्टी रख लूंगा कुछ टाइम के लिए, क्लेम तो मेरा ही है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी जो कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप है ना यूएसए के साथ, ये जो गले मिल रहे हो तुम, ये मेरे भी काम आएगी। कैसे? वही तरीका कि चाइनीज कंपनी मेकिंग बेस इन वियतनाम,
45% stake, 48-49% stake, manufacturing there and selling in USA on favorable terms. तो वियतनाम को भी पैसा आ रहा है, लेकिन चाइनीज कंपनी इस तरीके से जो प्रॉफिट है उसको तो पहुंचाएंगी चाइना। अल्टीमेटली कंपनी तो चाइनीज है भाई। अब जरा जापान का एक्सपीरियंस देखिए। तो देखिए अभी जो चाइना में नेट आउटफ्लो हुआ एफडीआई का, मैं दोनों जो बातें बता रहा हूं, अब दो जो रीजंस बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि चाइना इस चीज को कैसे टैकल कर रहा है। सो इट मींस दीज थिंग्स आर वर्किंग इन फेवर ऑफ चाइना डिस्पाइट सो मच नेगेटिविटी अराउंड इट्स इकोनॉमी। समझ रहे हैं ना? तो इसको पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि पॉजिटिव ही तो है भाई, पैसा कमा रहा है मैक्सिको के रूट से और वियतनाम के रूट से। अब जापान का एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है ना, उसने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, कारण पैसे को सोखने के लिए। तो मुझे बताओ, जहां पर अभी मैं पास्ट का आपको डेटा दिखाऊंगा, जहां पर 2.2% इंटरेस्ट यूएस की इकोनॉमी में मिल रहा था, अगर आप यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, आप अपना पैसा वहाँ पार्क कर रहे हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, तो ऐसे में 2.2% का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। तो उन्होंने देखा यार मात्र 2.2% बढ़ रहा है, लेकिन अगर चाइना में इन्वेस्ट करेंगे तो 5% बढ़ सकता है इन्वेस्टमेंट पे, चलो लगाओ पैसा 5% चाइना की तरफ। यूएस सेंट्रल बैंक ने क्या करा, बढ़ाकर 5.5% कर दिया, 5.5%। तो अब चाइना में स्थायी निवेश एफडीआई करोगे तो रिस्क है कि नहीं? अभी बताया था ना, रिस्क है, क्योंकि पैसा वहां से निकालना मुश्किल है, प्लस यूएस के साथ राइवलरी है, तो रिस्क है कि नहीं है? लेकिन अगर यही पैसा यूएस के इन्वेस्टर्स अपने सेंट्रल बैंक को दे दें, या यूरोपियन इन्वेस्टर्स यूएस के फेडरल रिजर्व को इन्वेस्ट कर दें, डॉलर में निकाला और डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशनल रूट से कर देते हैं वो, तो ऐसे में होगा क्या, यूएस फेडरल रिजर्व के पास तो पैसा आया, लेकिन वो पैसा जो चाइना में इन्वेस्ट होना था वो रुका कि नहीं रुका? रुक गया। तो आप कहेंगे सर इसमें चाइना का क्या गेन है, चाइना को क्या फायदा मिल रहा है इससे? एक्चुअली जापान की केस स्टडी बता रहा हूं आपको। 1980s में जापान के केस में कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्या करा, जापान ने सबसे पहले तो फायदा कैसे लिया, इनकी जो करेंसी थी ना, जो जापानीज येन, तो उसका भाव बढ़ गया था, ठीक? तो भाव अगर बढ़ गया, मजबूत हो गई करेंसी, तो मुझे बताओ जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए दूसरे देश में एसेट्स को खरीदना आसान हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई बिल्कुल हो गया। मतलब $1 में अभी 82 रुपीज है, ठीक? तो अगर मेरे पास कुछ पैसा है, राइट, और मुझे कोई यूएस की कंपनी खरीदनी है, कोई यूके की कंपनी खरीदनी है, तो मुझे 82 के हिसाब से यार यहाँ पर रुपये इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ एसेट्स खरीदूंगा, कोई होटल खरीदूंगा, राइट, कोई कंपनी खरीद लूंगा। समय का कुछ नहीं पता, क्या पता आगे जाके खरीद लूँ, है कि नहीं? नाउ लेकिन अगर अभी 82 रेट चल रहा है, आगे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि $1 में 50 रुपीज हो गए, तो मुझे बताओ $1 में 50 रुपीज हो गए, तो अब मेरे लिए यूएस में या यूके में, अगर मैं इसी सर्कमस्टेंसेस के कि भाई रेट वगैरह ऐसा ही है, बस करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ है, करेंसी फ्लक्चुएशन में मैं $1 में 50 रुपए हैं जी, ठीक है? तो ऐसे में मुझे बताइए मेरे लिए खरीदना वहां पर आसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे आसान हुआ। अब मात्र मैं 50 रुपए के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट करूं, केवल करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ है, तो ऐसे में वहां पर ज्यादा एसेट्स खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता हूं? खरीद सकता हूं। जापान ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया था और आज तक जापान उसका बेनिफिट उठा रहा है। 1980s में जो किया था, और ये जो बबल था ना कि जापानीज करेंसी येन जो है भाई साहब, वो उसका रेट बढ़ता जा रहा है, तो जैसे ही जो जापानीज येन रखी हुई थी जापानीज कंपनी ने कहा बस ठीक है, अब इसका मजा लेना है, यूएस की कंपनियों को खरीद लिया, यूके में एसेट्स खरीद लिए, यूरोप के अलग अलग देशों में एसेट्स खरीद लिए, अफ्रीका में एसेट्स खरीद लिए। आप कहेंगे अफ्रीका में एसेट्स खरीद के क्या करेंगे? अरे भाई साहब, मतलब जापानीज करेंसी मजबूत हो रही है, तो उस समय उन्होंने आपकी जो माइंस हैं, रिसोर्स हैं, वहां पर वो खरीद लिए। तो इस चक्कर में हुआ क्या, जब ये बबल फटा, भाई एक समय तो स्टेबल होगा या डाउन होगा, कब तक करेंसी का रेट अपना मजबूत करते रहोगे? इंटरनेशनल लेवल पर आपकी करेंसी की डिमांड से ही आपका भाव बढ़ता है, तो एक समय, एक लिमिट आई कि अब नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने ऑलरेडी एसेट्स खरीद लिए थे, तो भले इनकी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया,
लेकिन बाकी इकोनॉमी तो अच्छा कर रही थी। जो इकोनॉमी अच्छा कर रही थी वहां तो अपना इन्वेस्टमेंट है, और वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो एसेट आपको कमा कर देगा कि नहीं देगा। तो ये स्ट्रेटजी जापान ने इस्तेमाल करी 1980s में, और 1989 ऑनवर्ड जब उनकी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया, उसके बाद से उनकी इकोनॉमी को इसका फायदा होता रहा, राइट। अब आप कहेंगे क्या सर चाइना भी ऐसा ही कर रहा है? एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहा है। चाइना की जो यू कैन से एडवांटेज रही है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमा लिया, डॉलर इतना मतलब अगर दुनिया के सभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करूं, विदेशी मुद्रा कोष की बात करूं, तो चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में यूएस डॉलर रखने वाला देश है। समझ में आ रही है बात। और इसी वजह से जब यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा था तो ज्यादा लंबे समय चल नहीं पाया था ट्रंप के टाइम पर। क्यों? क्योंकि ट्रंप को ही पता था शी जिनपिंग है, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर जो है सबसे ज्यादा है। अगर इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनानी स्टार्ट कर दी कि डॉलर की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, तो मुझे बताओ सप्लाई अगर बढ़ती है किसी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका भाव बढ़ेगा कि गिरेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? भाई साहब डिक्रीज होगा। तो मतलब यूएस की करेंसी को डिक्रीज करने की भी पावर रखता था चाइना उस समय पर जब ये ट्रेड वॉर चल रहा था ट्रंप के टाइम पर। तो इसे समझ रहे होंगे आप, राइट, कैसे पावर गेम चलता है। खैर, तो जापान जो कर रहा था चाइना ने भी कुछ सालों से यही किया है, राइट। लगभग 2 दशकों में चाइना ने अपने ऐसे एसेट्स, अपने ऐसे इन्वेस्टमेंट बनाए हैं जो चाइना के फेवर में काम कर रहे हैं। जैसे इनको फायदा हुआ, लगातार वहां से इनकम आ रही है उन एसेट से, उन इन्वेस्टमेंट से जापानीज इकोनॉमी को, तो चाइना के इकोनॉमी में भी वो इनकम आती रहेगी, राइट। यही पूरा एंगल मैंने यहाँ पर समझाया है, राइट। तो अब ये आउटफ्लो की बात करें, जिस पर मैं कह रहा था कि भाई चाइना की इकोनॉमी से 90% एफपीआई चला गया, एफडीआई कम आ रहा है, तो इसका क्या इलाज है भाई? तो देखिए इस पर यह है कि 5.5% के आसपास जो रेट यूएस फेडरल रिजर्व ने करा हमेशा थोड़ी ना रहेगा। यूएस फेडरल रिजर्व ने क्यों किया? कहा कि यार एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो करेंसी को अगर सोख लेंगे, बाजार में करेंसी कम होगी, तो ऐसे में मुझे बताओ जो डिमांड होती है उस करेंसी से कि भाई मेरे पास, मेरे जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खरीदारी करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। अगर मेरे से पैसा बैंक में रखा गया कि यार बैंक इतना अच्छा ब्याज दे रहा है कि भाई साहब बैंक में ही रखते हैं पैसा, तो मेरे पास खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम मीन्स इफ जो डिमांड है वो कम हो गई ऑन एन एवरेज, तो भाव स्टेबलाइज होंगे कि नहीं होंगे? तो यूएस ने जो अट्रैक्टिव ऑफर दिया है इन्वेस्टर्स को, 5.5% के आसपास जा रहा है, 5% से ऊपर जा रहा है, तो हमेशा थोड़ा ना रहेगा। जैसे ही ये डाउन आएगा, क्योंकि एवरेज 2.2 2.5 रहता है, जैसे ही एवरेज डाउन आएगा तो मुझे बताओ ये पैसा यूएस के इन्वेस्टर्स जो हैं वो फर्दर अलग अलग जगह जहां पर उन्हें ज़्यादा % रिटर्न मिल सकता है वहां लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो यानी कि इस वे में भी समझना चाहिए कि भाई ये ज़्यादा नहीं रहेगा, 5.25% जो है ऑन एन एवरेज 2.2% रहता था, ये दोबारा स्थिति सही हो सकती है, राइट। तो चाइना इज सेइंग कब तक करोगे, आओगे नीचे आओगे, कब तक इतना इंटरेस्ट रेट दोगे अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। और जैसे ही नीचे आओगे तो चाइना कहेगा हम बाहें खोल के खड़े रहेंगे अपनी इकोनॉमी की, राइट। तो वो कह रहे हैं लेकिन टेंशन मत लो, तब तक हम अदर अल्टरनेटिव्स को खड़ा कर देंगे, जैसे कि CLV यानी कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडिया, राइट, अदर डेस्टिनेशंस एज वेल। तो चाइना की इकोनॉमी का जो पेन पॉइंट है, आपको नहीं लगता ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। भाई देखो रियलिटी यही है, लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, राइट। जैसे साइनो यूएस, अब इसमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, यूएस चाइना के रिलेशंस जो हैं आज गड़बड़ हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है हमेशा गड़बड़ रहेंगे? आप कहेंगे सर हमने तो जब से होश संभाला है यूएस और चाइना के रिलेशन जो है गड़बड़ ही रहे। भाई साहब आपने होश ही मुझे लग रहा है अभी अभी संभाला है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि ओबामा के टाइम पर G2 की बात होती थी। ओबामा यूज्ड टू टॉक अबाउट G2 मतलब 2 देश, कौन? यूएस और चाइना। तो ओबामा वाज कंसिडरिंग कि यूएस और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो ग्लोबल लेवल पर पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगी। तो ओबामा वो बात करके गए, डेमोक्रेट थे। यहां पर बाइडेन जो है, अभी अभी इनकी मीटिंग हुई थी ना, एपेक की समिट के साइडलाइन पर शी जिनपिंग और ये मिले थे। बाहर की कमेंट्री जो भी हो, लेकिन अंदर खाने दोनों को पता है कि भाई अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। तो ऐसे में अगर फ्यूचर में चीज़ें इनके लिए नॉर्मल होती हैं तो वो तो चाइना के लिए तो एक तरीके से
दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूल है कि सिचुएशन कभी भी पलटी जा सकती है। रिश्तों में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। आप कहोगे नहीं सर, रिश्ते एक बार कट जाते हैं, कट जाते हैं। भाई साहब, मैं आपके पर्सनल रिलेशंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशन का इंटरेस्ट मायने रखता है। यूएस ने जापान, हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर अटैक कर दिया, लेकिन उसके जस्ट बाद जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने बनवाया? यूएस ने बनवाया। उसके बाद दोनों के बीच में ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया कि जापान की इकोनॉमी को डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी है। जापान और यूएस की सॉलिडारिटी, एकता के किस्से इंटरनेशनल रिलेशंस में आने लगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। अब चाइना के पास क्या क्या और अल्टरनेटिव है? मिडिल ईस्ट। कहेंगे मिडिल ईस्ट क्यों? भाई साहब, सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो 2030 तक का अपना विजन रख रही है डाइवर्सिफिकेशन का। एमबीएस लगे हुए हैं उस मुद्दे पर। तो ऐसे में चाइना इज लाइक, यार आपके पास सुना है कि सॉवरन वेल्थ फंड आप बना कर रखते हो, जो ये देश है सऊदी अरब, कुवैत, बहराइन, कतर, यूएई, ओमान, जिसमें कि कहा जाता है कि $4 ट्रिलियन के आसपास पैसा आप पर जो आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन $4 ट्रिलियन का मात्र 2% ही आपने अभी तक चाइना में इन्वेस्ट किया है। तो आप टेंशन ही मत लो, आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना, चाइना मल्टीप्लाई करा कर देगा। ये कहा जा रहा है कि 2030 तक, मैं 2024 में वीडियो बना रहा हूं, ये 2% जो है 2% से बढ़कर 10% हो सकता है। और अभी ये $4 ट्रिलियन है, तो ये भी बढ़ सकता है। अगर इन देशों से इतना इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इनके अपने बेनिफिट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के लिए अगर उस तरफ रूट होता है, तो चाइना को लेवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, राइट। ऑलरेडी चाइना की जो मिडिल ईस्ट की तरफ प्रोएक्टिवनेस पिछले कुछ समय में दिखी है जियोपॉलिटिक्स की, उसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन यही है। कई लोग जो केवल इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं वो ये पढ़ते हैं, अच्छा वो बीजिंग में समिट हुई, उसमें सऊदी था, ईरान था, इनके बीच में बातचीत करा रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है चाइना को? चाइना को इस वजह से मीडिएशन की जरूरत पड़ रही है। अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी को चाइना एक मेजर रोल अदा कर दे, तो चाइना एक लीडर होगा और यहां से इन्वेस्टमेंट का फ्लो प्लस टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाइना इनके साथ करेगा। चाइना इज सेइंग ना कि आपकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो हमारे पास डाइवर्सिटी है, हम वो डाइवर्सिफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। कब तक केवल ऑयल बेचकर पैसा कमाओगे? आने वाला समय जो है नई टेक्नोलॉजीज का है, राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखी जा सकती है, इसी बात को मैं बता रहा था। सऊदी की कंपनी सऊदी अरामको के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सऊदी अरामको ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया 83.57 बिलियन RMB, इतना इन्वेस्टमेंट सऊदी अरामको कर रही है, रिफाइनरीज बना रही है चाइना में, राइट। प्लस चाइना कह रहा है सऊदी SCO का मेंबर बनवा दे तो कैसा रहेगा? सेंट्रल एशिया एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन रहा है शुरुआत से। कुछ समय में आप कह दो कि अभी उसका फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ, बट आपको बड़ी पावर बनना है तो SCO की टेबल पे तो होना चाहिए। सऊदी इज लाइक कि हाँ, फिर तो अच्छी बात है, हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, अपने इंटरेस्ट को, रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना है। तो चाइना सिंह ठीक है, सऊदी अरब SCO में भी आप आइए। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? आप कहेंगे सर सारी अपॉर्चुनिटी तो हमें चाइना के लिए दिखा दिया आपने, अब इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिखेगी? टेंशन मत लीजिए। एक तो आपको बताया फ्रेंड शोरिंग, राइट। तो USA को एक बात तो हमें पता है कि USA की हेजेमनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? चाइना है, राइट। मर्शाइमर, फेमस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर, उन्होंने 2001 में ये बात कह दी थी। उन्होंने कहा था USA तुम्हारे लिए बड़ा दुश्मन रशिया नहीं है, चाइना है, जिसको तुम मान रहे हो कि ये मतलब ब्लू आइड बॉय है तुम्हारा। मतलब ब्लू आइड बॉय इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी प्रोग्रेस है उसमें एक बड़ा हाथ किसका है? USA की पॉलिसीज़ का है। निक्सन की जो विजिट हुई थी 1970s में, उसके बाद ही तो सिचुएशन बदली। इन्होंने इकोनॉमी में कैपिटलिज्म ले आए और पॉलिटिक्स में रखा कम्युनिज्म। USA सोच रहा था कि इकोनॉमी में कैपिटलिज्म आएगा तो चाइना की पॉलिटिक्स में भी लिबरलिज्म आ जाएगा। यही तो होता आया है। चाइना ने कहा ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, हमारा चाइनीज़ काइंड ऑफ सोशलिज्म है, हम इकोनॉमी में कैपिटलिज्म ले आएंगे और पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म ही रखेंगे। तो उनकी बेट जो है वो सही नहीं साबित हुई। खैर, उनकी कंपनियों ने पैसा तो कमा ही लिया चीप मैन्युफैक्चरिंग बेस का इस्तेमाल करके चाइना का। खैर, अब वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे कि जो अदर फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ उनकी कंपनीज फेवरेबल टर्म्स पर बिजनेस कर सकें। प्लस हमने कॉर्पोरेट टैक्स
जो है रिड्यूस किया है, जैसे कि चाइना आसियान के पार पर ही मान लीजिए कि हमारी कंपनियों की जो कमाई होती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं, उसको हमने रिड्यूस किया है। अगर वो रिड्यूस किया है तो मुझे बताइए हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आप कहेंगे केवल इससे ही थोड़ा ना चलेगा सर, और भी तो चाहिए। लीजिए, लेबर लॉस के लिए हमने एक न्यू वेज कोड लेकर आए हैं जिसमें हमने सबअज्यूम कर दिया कितने सारे जो कॉम्प्लेक्स वेज कोड्स थे एम्प्लॉयर को जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता था, तो वी हैव सिंप्लीफाइड इट, राइट। न्यू यूनिवर्सल, ये तो आपको पता ही है, पीएफ के लिए यूएन श्रम सुविधा पोर्टल की लेबर जो लॉज हैं उसको फुलफिल करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। अब वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती थी 16 फॉर्म्स और अलग अलग विंडोज़, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दीज आर इनिशिएटिव्स इन दैट लाइन, देयर इज अ स्कोप टू डू मोर टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स ऑन ग्राउंड इफेक्टिवली, बट वी आर डूइंग इन द डायरेक्शन। लैंड एक मेजर इशू है। अगर इंडिया में एफडीआई लेकर भी आए, विदेशी निवेश लेकर भी आए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर आए, तो सबसे पहले तो लैंड चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के हिसाब से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें स्टेट के पास लैंड से जुड़े कानून बनाने की पावर है कि नहीं है? अब पंगा यही है, सेंटर ने कह दिया आइए आप निवेश करिए, स्टेट कह रहा है लैंड तो हम देंगे ना, लैंड में कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्विजिशन में दिक्कत है। तो ऐसे में इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया है कि 21,000 एकड़ का हमारे पास लैंड पार्सल है, आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, यहां पर एक्विजिशन ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। कैसे? डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इज वन इंपॉर्टेंट होप, राइट। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, हमने सिंप्लीफाई कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहां पर करना। एक प्लेटफॉर्म जो आपको, इसको प्लग एंड प्ले क्यों कहा? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहां पर अपना बिजनेस लाइए और अपना काम शुरू कीजिए, इस वजह से प्लग एंड प्ले कहा। प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं अलग से, उनको भी लैंड पूल में इसी पोर्टल पर अभी अपलोड किया जाना है, करने वाले हैं इसको भी, राइट। प्राइवेटाइजेशन किया है पीएसयूज का, जिससे कि वहां से जो पैसा निकलेगा उस पैसे को हम अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जैसे कि आपका यही है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी तरफ लेकर आएंगे, जिससे कि और प्रोडक्टिव सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट आ सके और अपॉर्चुनिटीज आ सके। हैंड होल्डिंग कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इंडिया से संपर्क करें। आपका एक सिंगल पॉइंट है जो आपको पूरी फैसिलिटी देगा कि किस तरीके से आपको भारत में निवेश करना है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज इंडिया के केस में नहीं है, वी हैव मेड इट ईजी। तो मुझे लगता है कि अब आप थोड़ा सा प्राउड महसूस कर रहे होंगे क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, एंड इंडिया इज ऑल्सो ऑन द ट्रैक टू गेट लेवरेज आउट ऑफ द कंडीशन विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ये मेंस जीएस पेपर 3 में आ सकता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड रीसेंट स्लंप इन चाइनाज एफडीआई इनफ्लो। तो सारे रीजंस तो आपको बता दिए इतने ओपन करके। हाउ डज इट इंपैक्ट शेप्स इंडियाज इंटरेस्ट, और ये किस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को शेप करता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा अपने आंसर में, अगर आपको ज्यादा मार्क्स लेने होते हैं तो आपको उन कीवर्ड्स का, स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो मैंने यूज किए हैं, जो टर्म्स यूज किए हैं। तो मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर रहा हूं यहां पर शशांक त्यागी फॉर यू में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इन कीवर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा इस क्वेश्चन के नीचे, सो दैट ये इंपॉर्टेंट थीम आपकी इस लेक्चर के थ्रू तैयार हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।